नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। भारत से हर मोर्चे पर शिकस्त खाने के बाद भी चीन नहीं सुधरा है। पूर्वी लद्दाख से चीन की सेना भले ही लौट गई है, लेकिन पीएलए एक बार फिर इस इलाके में तनाव पैदा करने की स्थिति में है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि चीन की सेना रूस की सेना से बर्फीली चोटियों पर लड़ने की ट्रेनिंग लेने जा रही है। डोकलाम में हारे, गलवान में पिटे, पूर्वी लद्दाख में शिकस्त का स्वाद चखा। चीन को समझ आ गया कि पहाड़ की ऊंची चोटियों पर भारत के शूरवीरों से लोहा लेना उसके बस की बात नहीं। चीन को पता चल गया कि बर्फीली चोटियों पर हिंद की फौज से दो दो हाथ करना मौत को दावत देना है। लिहाजा शी जिनपिंग ने पहाड़ पर हांफती अपनी सेना को भारत से मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए ट्रेनिंग देने का फैसला किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पूर्वी लद्दाख के दुर्गम इलाकों में भारत की सेना से भिड़ने के लिए हिम युद्ध का प्रशिक्षण देने का फैसला किया और इसके लिए शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आगे झोली फैलाई है। रूस की सेना को बर्फीली चोटी और बेहद सर्द वाले इलाके में लड़ाई लड़ने का अनुभव है। रूस की सेना तो आर्कटिक में भी तैनात है, जहां पे तापमान सर्दियों में -50 के भी नीचे चला जाता है। लिहाजा शी जिनपिंग ने रूस को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर अपने सैनिकों को इस तरीके के दुर्गम इलाकों में लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग देने की गुहार लगाई है। इस गुहार को रूस ने मान भी लिया है और इसी महीने पीपल लिबरेशन आर्मी के कुछ सैनिकों को रूस की सेना ट्रेनिंग देने वाली है। रूस से सर्द मौसम में जंग लड़ने का गुर सीखने के लिए चीन की छटपटाहट साबित करती है कि उसे डोकलाम, गलवान और पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के हाथों कितनी जलालत झेलनी पड़ी। लेकिन विस्तारवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना चुका चीन इस जलालत को भूलना नहीं चाहता, बल्कि वो इससे सबक लेकर भारत को दोबारा चुनौती देने और एलएसी के दुर्गम इलाकों में साजिशों का पुलिंदा तैयार करने की कोशिशों में जुट गया है। और करने वाली बात यह कि लाल सेना ने बर्फीली चोटियों में युद्ध लड़ने की कला सीखने के लिए रूस का सहारा लिया है। दरअसल चीन अपने चुनिंदा सैनिकों के एक दल को रूस भेज रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ये जवान एक सैन्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। सयान मार्च नाम की ये प्रतियोगिता 14 से 17 अप्रैल के बीच होने जा रही है। ऐसा पहली बार है जब चीनी सैनिक इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में चीन के सैनिकों को भारी बर्फ के बीच पहाड़ पर अपनी युद्ध क्षमता को दिखाना होगा। चीन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उत्तरी थिएटर कमांड के 11 सैनिक रूस पहुंचेंगे और 50 किलोमीटर लंबे पहाड़ी रास्ते पर चलेंगे। रूसी सेना को भी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर का या विंटर वॉरफेयर का बहुत ही ज्यादा अभ्यास है। इसलिए रूस की सेना के साथ अभ्यास करके चीन अपनी कमजोरियों को दूर करेगा, तैयार करेगा और हमें भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि चीन भरोसा करने लायक देश नहीं है। अगर आज चीन पीछे हट गया है, इसका मतलब यह नहीं कि चीन दोबारा बदला लेने की कोशिश नहीं करेगा। चीन सेना के अखबार पीएलए डेली में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में होने वाली सयान मार्च प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर चीन के सैनिक अपनी लड़ाकू क्षमता का परीक्षण करेंगे। यही नहीं, पीएलए डेली का दावा है कि चीन के स्पेशल 11 ग्रुप के जवान पहाड़ और बर्फ के बीच हो रहे इस अभ्यास में हिमस्खलन के दौरान गुम हुए सैनिकों को ढूंढ निकालने, राहत कार्य और गोलाबारी का अभ्यास भी करेंगे। लेकिन असलियत तो यह है कि चीन भारत से मिली हार की खींच मिटाने के साथ पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर तनाव पैदा करने की तैयारी कर रहा है।
रूस की बर्फीली चोटियों से लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर अपने विस्तारवाद का झंडा लहराने का ख्वाब देख रहा है, जो कभी सच नहीं होगा। यहां तक सुपर हाइल्टिट्यूड वॉरफेयर का सवाल है, भारतीय सेना और चीन की सेना में कोई मुकाबला ही नहीं है। भारतीय सेना ने 1962 के बाद माउंटेन डिवीजन बनाई, जो कि हमेशा ऐसे दुर्गम इलाकों में तैनात रहती थी। उनको उसी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई, उनको उसी प्रकार इक्विप किया गया, उनको सिखलाई दी गई कि किस प्रकार ऐसे ऊंचाइयों के ऊपर लड़ा जाता है। चीन भले ही रूस में अपने 11 सैनिकों के अभ्यास को गुपचुप तरीके से अंजाम देने और उसे एक प्रतियोगिता का हिस्सा साबित करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन चीन को करीब से जानने वाले ये बखूबी जानते हैं कि इसके पीछे उसकी मंशा क्या है। हांगकांग के सैन्य विश्लेषक सोंग झोंगपिंग ने कहा है कि सयान मार्च के जरिए चीन के सैनिक रूसी सैनिकों से ये जान सकेंगे कि बर्फ के बीच खराब मौसम में पहाड़ों पर कैसे जंग लड़ी जाए। चीन का भारत के साथ सीमा विवाद है और तिब्बत के पठारी युद्ध क्षेत्र में बहुत ठंडा मौसम है और अत्यधिक ऊंचाई भी है। चीन को इस नए तनाव से जूझने का अनुभव लेना है और भारत की ओर से होने वाली किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयारी करनी है। चीन सेना का मिशन अपने देश की सुरक्षा और विदेशों में चीनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। इसमें ऐसे कठिन परिस्थितियों वाली जगहें और खराब मौसम शामिल है। चीन जरूर कोशिश करेगा, प्रोफेशनल आर्मी है, अपनी आर्मी को ट्रेन करेगा, अपनी आर्मी को तजर्बा देगा, एक्सपीरियंस देगा। यही नहीं, अब चीन ने परमानेंट कैंटोनमेंट्स बनाए हैं तिब्बत में और हाइल्टिट्यूड में, ताकि उसके सैनिक पूरे साल 24/7 अवेलेबल रहें और ट्रेन रहें। ये सबक जो चीन ने यहां पर सीखा है, उसका वो पूरा फायदा उठाएगा और इसीलिए चीन अब ये एक्सरसाइजेस भी कर रहा है रूस के इलाके में रूसी सेना के साथ, क्योंकि रूसी सेना को भी हाइल्टिट्यूड वॉरफेयर का या विंटर वॉरफेयर का बहुत ही ज्यादा अभ्यास है। भारत और चीन के बीच LAC को लेकर लंबे समय से विवाद है और इसी की वजह से कई बार तनाव जंग की सीढ़ियां चढ़ता भी नजर आया। पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ की कोशिश के दौरान पिछले साल जून महीने में तो दोनों सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ। हालांकि सैन्य स्तर की कई राउंड हुई बातचीत के बाद चीन की सेना विवादित इलाकों से पीछे हट गई है, लेकिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रूस की बर्फीली चोटियों पर ट्रेनिंग लेने की तैयारी साबित करती है कि चीन संवाद की आड़ में किसी भी वक्त पीठ में छुरा घोंप सकता है। लिहाजा सर्द मौसम में भी भारत के जाबाज मुस्तैदी से सरहद की निगरानी कर रहे हैं। जमीन के लिए भारत के खिलाफ चीन अपनी आस्तीन में खंजर छिपाए रहता है और उसी खंजर के इस्तेमाल के लिए आजकल वो LAC पर सड़कों का जाल बिछा रहा है। आइए दिखाते हैं युद्ध पथ बनाते चीन की चाल और उसके जवाब की तैयारी में क्या कर रहा है हिंदुस्तान। उत्तर में काराकोरम दर्रा और दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच में बसा भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। भारत और चीन सीमा पर 98,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक खूबसूरत इलाका लद्दाख, यानी वो सर्द रेगिस्तान जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी माना जाता है। इस उजले और बेदाग पर शी की स्याह की नजर लगी हुई है और पाकिस्तान भी चीन के विस्तारवाद की इस चाल का हमकदम बनकर भारत को पहाड़ की इन ऊंचाइयों पर घेरने के मंसूबे पाले बैठा है। लेकिन शायद ये बात दोनों ही भूल चुके हैं कि ये भारत है जो चीन की हर चाल को पहले ही पढ़ने में माहिर है, जबकि पाकिस्तान की तो रग रग से वाकिफ है। चीन को करारा जवाब देने की तैयारी। भारत बिछा रहा सड़क और पुलों का जाल। BRO की सड़कों के जाल में फंसेगा ड्रैगन।
भारत की तैयारी से चीन को लगी मिर्ची। पूर्वी लद्दाख में बहने वाली इस नदी के किनारे LAC तक जाती इस सड़क के किनारे लिखा ये पैगाम यूं ही नहीं लिखा गया है। BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम इसे सीमा सड़क संगठन भी कह सकते हैं। BRO ने महज 1 साल में यहां वो काम कर दिखाया जिसकी वजह से चीन को जबरदस्त मिर्ची लगी है। असल में भारत की BRO ने लद्दाख के पूर्वी हिस्से में पहाड़ों का सीना चीरकर LAC तक पहुंचने के लिए सड़कें और पुल बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसको देखकर चीन की समूची साजिश ही लड़खड़ा कर रह गई। गुप्तचर एजेंसियों के मुताबिक जो खबर सामने आई है, अब पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर जितनी भी सड़कें POK से लेके लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर के और सीपेक की तरफ जाती हैं, इन सबको चौड़ा करने में लगा हुआ है। जहां ये सड़कें पहले 14 फुट के करीब होती थी, अब इनको 24 फुट चौड़ा किया जा रहा है। तीखे मोड़ों के ऊपर पहाड़ों को काटकर तेज गति से ताकि वाहन चल सके तैयार किया जा रहा है। चीन ने POK के जरिए भारत को घेरने की साजिश रची थी और इसके लिए चीन ने POK में मौजूद स्कार्दू को सीधे उस काराकोरम हाईवे से जोड़ने का प्लान बनाया जो चीन को पाकिस्तान से जोड़ देता है। कारगिल से स्कार्दू की दूरी केवल 100 किलोमीटर है और यह सामरिक महत्व का नया रास्ता गिलगित के पास जगलोट से शुरू होता है और स्कार्दू तक जाता है। ऐसे में इसकी अहमियत को समझना बेहद आसान है, खास तौर पर तब जब चीन और पाकिस्तान दोनों की नीयत काली हो। पाकिस्तान ने गिलगित स्कार्दू सड़क को चौड़ा करने का काम तेज कर दिया है, यानी इस सड़क के जरिए चीन अपनी फौज बहुत कम समय में कारगिल से 100 किलोमीटर दूर तक पहुंचा सकता है। बताया जा रहा है कि सड़क की चौड़ाई पहले 3.5 मीटर थी, जो अब 7.5 मीटर से ज्यादा चौड़ी की जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि उस सड़क पर बड़ी फौजी गाड़ियां आसानी से चल सकती हैं। 167 किलोमीटर लंबी इस सड़क को ऐसा बनाया जा रहा है ताकि इससे होकर टैंक, तोप जैसे बड़े हथियार आसानी से जा सकें। स्कार्दू पर भारतीय सेना की हरदम नजर रहती है क्योंकि पाकिस्तान ने हर युद्ध में इस रास्ते का इस्तेमाल किया है। 1965 और 1971 के अलावा कारगिल की जंग में भी स्कार्दू पाकिस्तानी सेना का मुख्य बेस रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी इसका इस्तेमाल करने की फिराक में है। लद्दाख के उत्तरी छोर पर बसा है दौलत बेग ओल्डी इलाका, जो कि भारत के कब्जे में है, और वहां से चीन की काराकोरम हाईवे जो कि सीपेक से और सिंजियांग को आपस में जोड़ती है, वो भारत की नजर में है। और उस इलाके को मजबूत करने के लिए हाल ही में भारत ने दुर्बुक से लेके और तांगसे नदी के साथ होते हुए एक हाईवे बना डाली। यही कारण था कि चीन ने भारत के साथ पंगा लेने की कोशिश की। चीन और पाकिस्तान की शातिर साजिश के मद्देनजर BRO ने सड़कों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है ताकि इन दोनों देशों के प्लान को चौपट किया जा सके। BRO ने सीमावर्ती राज्यों में कुल 272 सड़कों को तैयार करने का काम तेज कर दिया है, खास तौर पर LAC से सटे सीमावर्ती इलाकों में। संसद में सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 14,071.54 किलोमीटर लंबाई की सड़क पर काम जारी है, जिसमें चीन से लगती सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में 64, लद्दाख में 43, उत्तराखंड में 24, सिक्किम में 21, हिमाचल प्रदेश में 7 सड़कें सीमावर्ती इलाकों में बनाई जा रही हैं। इन सड़कों में ज्यादातर ऑल वेदर रोड है, जो कि हर मौसम में सेना और आम लोगों के इस्तेमाल में लाई जाने वाली होगी। इन सड़कों को बनाते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि भारतीय सेना के भारी भरकम साजो सामान को आसानी से कम समय में बॉर्डर तक पहुंचाया जा सके। यह तो भारत का एक मकसद है, लेकिन असली बात तो यह है कि लद्दाख में LAC के नजदीक बनी सड़कों के जरिए भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों की सेनाओं को एक साथ मजा चखाने और उनका रास्ता काटने में आसानी रहेगी, क्योंकि एक बार भारत की सड़कों का जाल POK के नजदीक तक जा पहुंचा तो चीन की दुश्वारियां बहुत बढ़ जाएंगी और यही चीन नहीं चाहता। भारत ने चीन और पाकिस्तान की साजिशों से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। जहां एक और थल सेना के अंदर 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर 1 लाख जवानों के साथ नॉर्दर्न एरिया में खड़ी हो गई है, वहीं 51 माउंटेन डिवीजन पानागढ़ हेडक्वार्टर के साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर अपने बैटल इंटीग्रेटेड ग्रुप्स के साथ एक्सरसाइज कर चुकी हैं। अगर
चीन और पाकिस्तान ने किसी भी नापाक हरकत को एक साथ मिलकर करने की कोशिश की, भारत उसको जवाब देने के लिए आज पूरी तरह से तैयार है। जानकारों की माने तो भारत के खिलाफ रची गई साजिश में चीन की सबसे ज्यादा दिलचस्पी पाकिस्तान के स्कार्दू एयरबेस को लेकर है, क्योंकि वहीं चीन के कई फाइटर और मालवाहक विमान दिखाई दिए हैं। माना जा रहा है कि जगलोट स्कार्दू हाईवे को चीन भारत के खिलाफ अपनी साजिशों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है, और यही वजह है कि भारत के बीआरओ ने एक तरह से अपनी रफ्तार और सड़कों के इस नेटवर्क से चीन के किए कराए पर पानी फेर दिया। एलएसी के पास भारत की तैयारी से चीन के होश उड़े हैं, लिहाजा चीन इसी फिराक में है कि जैसे भी हो भारत को एलएसी के आसपास सड़कों का बुनियादी ढांचा तैयार न करने दे। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शायद भूल गए कि ये वो भारत है जो तय कर लेता है तो उसे पूरा करके ही दम लेता है। चीन भारत के खिलाफ न केवल शीत युद्ध की ट्रेनिंग लेने और युद्ध पथ बनाने की तैयारी में लगा है, बल्कि वो म्यांमार के रास्ते भारत में ड्रग्स सप्लाई का ऐसा जाल बिछाने की कोशिश में लगा है जिससे भारत के युवाओं को नशे के दलदल में धकेला जा सके। भारत का राज्य मिजोरम, पड़ोसी देश म्यांमार, वहां से लाओस, लाओस से थाईलैंड, थाईलैंड से मलेशिया और वहां से इंडोनेशिया। यह है भारत समेत 6 देशों में अरबों रुपए के गुलाबी जहर की तस्करी का सबसे खतरनाक रूप। भारत बॉर्डर पर गुलाबी जहर, 6 देशों में गुलाबी जहर का कहर। गोल्डन ट्रायंगल बना गुलाबी जहर का रूट। न्यूज 18 पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत और म्यांमार के फ्री बॉर्डर वाले इलाके के आसपास ये खूबसूरती अपने अंदर एक खतरे को समेटे हुए है। भारत म्यांमार बॉर्डर के आसपास समुद्र और जंगलों में इन दिनों हलचल बहुत ज्यादा है। म्यांमार की सरहद पर भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश रचने वाले माफिया सक्रिय हैं। मिजोरम के बॉर्डर एरिया में म्यांमार की ओर से आमतौर पर देखेंगे तो कुदरत की खूबसूरती नजर आएगी। जंगल, पहाड़ियां, हरियाली, नदियां। यहां आम इंसानों की हलचल ना के बराबर रहती है, लेकिन खूंखार इरादों वाले माफिया यहां दिन रात भारतीय सुरक्षा कर्मियों से मुठभेड़ के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह है जो म्यांमार और उसकी गुलाबी ड्रग्स की तस्करी से जुड़े माफिया की घुसपैठ का सबसे बड़ा अड्डा है। मिजोरम और म्यांमार बॉर्डर के जंगलों में एक ऐसा माफिया नेटवर्क काम करता है जो 10 रुपए में गुलाबी जहर को 2000 रुपए में बेचकर अरबों रुपए कमाता है। लेकिन इससे भी खतरनाक सच ये है कि गुलाबी जहर बेचने वाले उस माफिया ने गोल्डन ट्रायंगल को ड्रग्स तस्करी का पेंटागन बना दिया है, यानी 6 देशों में युवाओं को तबाह करने वाला नशे का कारोबार। भारत और म्यांमार के बीच करीब 1600 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बॉर्डर एरिया है। इसमें मिजोरम के साथ लगने वाली सीमा करीब 510 किलोमीटर है। 510 किलोमीटर वाला ये बॉर्डर एरिया दिन रात निगरानी और गश्त के बावजूद युवाओं की मौत का रूट बना हुआ है, क्योंकि मिजोरम और म्यांमार का बॉर्डर एरिया गुलाबी ड्रग्स की तस्करी के लिए इस्तेमाल होता है। ये गुलाबी जहर माफिया के लिए बहुत सस्ता है, लेकिन जो इसकी गिरफ्त में आ गया उसे अपनी मौत तक सस्ती लगने लगती है। म्यांमार के साथ लगने वाले मिजोरम के बॉर्डर पर ड्रग्स माफिया के गैंग की ओर से हलचल की खबर मिली। असम राइफल्स के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। गुलाबी जहर की तस्करी से जुड़ा इंटरनेशनल गैंग किसी भी वक्त कहीं से भी गोली चला सकता है। असम राइफल्स के जवान काफी देर तक आइजॉल के बॉर्डर एरिया पर गश्त करते हैं, लेकिन ड्रग माफिया का गैंग शायद चौकन्ना होकर वापस लौट गया है। असम राइफल देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि दशकों से भारत और म्यांमार की बॉर्डर की रखवाली कर रहा है।
सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्यों से असम राइफल ने आतंकवाद का सफाया किया और अब ड्रग्स जैसी चुनौती से पूरी तरह से लड़ रहे हैं। मिजोरम और म्यांमार बॉर्डर पर यह वो रूट है जो कभी सोने की तस्करी के लिए गोल्डन ट्रायंगल के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये पिंक ड्रग्स की तस्करी का पेंटागन बन गया है, यानी 5 देशों से होकर गुजरने वाला तस्करी का बड़ा रूट। यह खबर एक बार फिर सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि मिजोरम और त्रिपुरा समेत म्यांमार के बॉर्डर एरिया में कोरोना के बाद से ड्रग्स माफिया ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि गुलाबी जहर कहलाने वाली पिंक ड्रग्स की तस्करी और उसका रूट क्या है। ये भारत के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्यों है। म्यांमार से हीरोइन और सोने की तस्करी होती है। कई साल से म्यांमार से पिंक ड्रग्स की तस्करी जारी है। 2020 में मिजोरम में 35 करोड़ की पिंक ड्रग्स पकड़ी गई। गुलाबी ड्रग्स की तस्करी करने वाले 40 लोग गिरफ्तार किए गए। 2019 में करीब 50 करोड़ से ज्यादा की पिंक ड्रग्स पकड़ी गई। भारत में 30 साल में 2000 लोगों की पिंक ड्रग्स से मौत हुई है। असम राइफल्स के सामने ड्रग्स माफिया को रोकने की चुनौती है। देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो मिजोरम है ये पूरा ओपन बॉर्डर है म्यांमार के साथ, और ये जो गोल्डन ट्रायंगल एक बड़ा फेमस एरिया है जिससे कि सारा ड्रग ट्रेड होता है, उससे भी लगता हुआ एरिया है। मिजोरम ओपन बॉर्डर होने के नाते यहाँ पे ड्रग्स का काफ़ी ट्रेड चलता है, बट असम राइफल इसको लगभग डेली बेसिस पे पकड़ती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इस साल के ही अंदर हमने कम से कम अभी तक 20 से 22 करोड़ की ड्रग जो है पूरे मिजोरम में पकड़ी है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जब जब म्यांमार में किसी भी तरह का अंदरूनी तनाव बढ़ता है, तब तब भारत के बॉर्डर एरिया पर म्यांमार की ओर से हर तरह की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। पिंक ड्रग्स की तस्करी भी उनमें से एक है। असम राइफल्स के सामने ड्रग्स माफिया के इंटरनेशनल गैंग को भारत में घुसने से रोकने की चुनौती है, क्योंकि याबा टैबलेट या पिंक ड्रग्स के नाम से बिकने वाली ये गुलाबी गोलियां देश के युवाओं की जिंदगी तबाह कर रही हैं। मेटामेफ्टामाइन को पिंक ड्रग्स कहते हैं। पिंक ड्रग्स म्यांमार में 10 रुपए में बिकती है। म्यांमार से मिजोरम आकर 300 रुपए की एक गोली बेची जाती है। दिल्ली मुंबई में पिंक ड्रग्स की एक गोली की कीमत 2000 रुपए है। ड्रग्स तस्कर छोटे से बैग में लाखों रुपए की पिंक ड्रग्स ले जाते हैं। माफिया अक्सर छोटे छोटे पैकेट में तस्करी करवाता है। हर पैकेट में 20,000 गोलियां पैक की जाती हैं। यहाँ से यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्मगलिंग जिस ड्रग्स का होता है वो है हेरोइन और दूसरा है मेथाम्फेटामाइन। मेथाम्फेटामाइन के काफी कमर्शियल नाम भी आपने सुने होंगे, जैसे कि याबा, WY जिसको वर्ल्ड इज योर्स बोलते हैं, बट एक्चुअल टैबलेट जो होता है वो मेथाम्फेटामाइन होता है, और दूसरा एक हेरोइन। इसकी सबसे ज्यादा तादाद में यहाँ पर स्मगलिंग होती है। हमने तकरीबन अगर बताऊं तो मैं लास्ट ईयर, जो कि कोविड का साल था जिसमें FMR सस्पेंडेड था, आवाजाही बंद थी, उसके बावजूद हमने जो किया है वो तकरीबन 35 करोड़ का हमने सीजर किया है और तकरीबन 40 बंदे हमने इसमें अप्रीहेंड किए हैं। और उससे पिछले साल में भी काफ़ी तकरीबन 40 से 50 करोड़ का हमने सीजर किया है, और इस साल भी अगर देखा जाए तो इस तरह के ऑपरेशन चल ही जा रहे हैं। असम राइफल्स के सामने पिंक ड्रग्स को लेकर दो तरफा चुनौती है। पहली चुनौती है ड्रग्स माफिया की तस्करी को रोकना, और दूसरा मिजोरम के युवाओं को पिंक ड्रग्स से दूर रखना, क्योंकि मिजोरम में फिलहाल युवाओं में ड्रग्स एडिक्शन काफी बढ़ रहा है। इसके लिए असम राइफल्स एक तरफ मिजोरम और म्यांमार बॉर्डर वाले एरिया में दिन रात ऑपरेशन चलाती है, तो दूसरी ओर युवाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। आइजॉल में 46 असम राइफल्स का ये सेंटर मिजोरम के युवाओं को सेना में भर्ती की ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा ड्रग्स के चंगुल में फंसे युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कई तरह के प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। मिजोरम में सबसे बड़ी चुनौती है ड्रग्स की, क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स काफ़ी आसानी से मिल जाता है और युवा जो है, खास तौर पे कि जो कम उम्र के लड़के हैं वो इसकी तरफ जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है, और असम राइफल के लिए, सरकार के लिए भी। उसी के चलते जो है इन युवाओं की ताकत को जो है उसमें, यानी ड्रग्स में व्यर्थ ना हो, एक देश की सेवा के लिए जो है उनका इस्तेमाल किया जा सके, उनकी ताकत का। इसीलिए इस तरीके की जो है ट्रेनिंग कराई जा रही है। ड्रग्स माफिया से निपटने के लिए एनसीबी के साथ साथ बॉर्डर एरिया में तैनात अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस ने कमर कस ली है। अब सिर्फ पिंक ड्रग्स तस्करों को ही नहीं, बल्कि माफिया के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।